हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। आज की वीडियो इज लेक्चर वीडियो फॉर BC HCT 131 with unit number 6. Name is ionic bond. So we have upload recent video for BC HCT for unit 6 and we are going to discuss a new topic, electronegativity. Now what is electronegativity? It is the attraction of an atom for bonding electrons in a chemical bond. क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी भी एटम का कितना पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके ताकि वो केमिकल बॉन्ड बना सके। जैसे कि कोई एक एटम है, एटम ए, वो एटम बी के साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कितना कर सकता है ताकि वो बी के साथ एक बॉन्ड बना सके, केमिकल बॉन्ड बना सके। उस पावर को, उस मेजरमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजरमेंट, तो वो मेजरमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर फिनोमिना की बात करें तो अट्रैक्शन को बोलते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा किसी भी एटम का ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके ताकि वो आगे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इट इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। नेगेटिविटी जितनी ज्यादा मेजरमेंट होगी उसकी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स विच बाइंड इट टू अदर एटम। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड कैसे बनता है? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो इसमें से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड अगर बनाना हो, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एटम ए और एटम बी, जैसे कि एटम ए और एटम बी की जनरल केस लें तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड कैसे बनेगा। ए और बी को केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों को की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो कम डिफरेंस हो या फिर ज्यादा डिफरेंस हो, बट डिफरेंस इज मस्ट। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में, दोनों के केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है और उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब ये तो रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन in periodic table, along period, along group, what is the trend for electronegativity? As we move from left to right in periodic table, electronegativity increases. Along the period, electronegativity increases. ऐसा क्यों? लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं इन द periodic table, we know that nuclear charge increases. Nuclear charge increases which results in decrease in the एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? उस एटम की ज्यादा पावर होगी। जितना ज्यादा स्मॉल एटम होगा उतनी उसकी पावर होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसका मतलब एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल अलोंग पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। एंड अलोंग ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल क्या होगा कि जो साइज ऑफ एटम इट इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इज गोज ऑन डिक्रीजेस। अब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज कर रहा है उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीजेस अलोंग द ग्रुप। अगर हम कुछ फैमिलीज की बात करें, जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली है, अगर कंपेयर करें ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि दीज आर अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। तो ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली का अगर हमें केस देखना है, हमें इसका कंपैरिजन करना है, तो हमें देखना होगा ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड में देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन फैमिली है
वो एज कंपेयर टू हैलोजन फैमिली वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। पहले ऑक्सीजन फैमिली आएगी, उसके बाद राइट हैंड साइड पे हैलोजन फैमिली आती है इन द पीरियोडिक टेबल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन फैमिली, राइट हैंड साइड पे हैलोजन फैमिली, और अलोंग द पीरियड ट्रेंड है तो अलोंग द पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड पे फैमिली है उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड फैमिली। देयरफॉर ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली में हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली। बट अगर इनका कंपैरिजन करें विद मेटल्स और ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली, अब ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली का कंपैरिजन करना होगा हमें एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 का हमें कंपैरिजन करना है ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली के साथ, 16 और 17th ग्रुप के साथ। तो ग्रुप यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड कैसे देखेंगे, जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 एंड 2 दीज आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन द पीरियोडिक टेबल, और ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली वो राइट हैंड साइड की तरफ है। तो कंपैरिजन करिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फैमिली है, मेटल्स का फैमिली है, वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली हैज both has high electronegativity as compared to alkali and alkaline earth metal। लेकिन इन दोनों में से अगर कंपैरिजन करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन फैमिली की ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन है, विच इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे कम वो है सीजियम। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन विच इज हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the periodic table, that is fluorine। ऐसा क्यों, because of its small size। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आयनिक बॉन्ड। What is ionic bond? Bond formation between the ions known as ionic bond, but this is layman definition। According to chemistry definition, ions, सबसे पहले देखें ions कैसे बनते थे, हमने previous वीडियो में सीखा था। ions are formed by loss or gain of electrons। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन A एटम से, हमने देखा था A एटम से B एटम की तरफ चला जाए, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा चला जाए तो क्या होता है, यहाँ पे आ गया तो इसके पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसका लॉस हुआ है उसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट को हम आयन को बोलते हैं एनाइन बोलते हैं। अब आयन्स आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे वुड बी स्टेबल। अब ऐसा, अब लेना देना कि हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो एटम ए है वो भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और बी एटम दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे बेसिस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि जो भी एटम होता है वो आयन बनता है, उस फॉर्म में आयन बनना चाहता है ताकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। कितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, अप टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर एक एलिमेंट, हर एक एटम का ये फिनोमिना होता है, उसकी ट्राई होती है कि वो जो है अपने नोबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सके, वो पूरा का पूरा स्टेबल हो सके। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी में से एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर गेन किया जाएगा, and that they would be stable if they attain noble gas electronic configuration NS2 NP6। In an ionic bond, there is a complete transfer of one or more electrons from one atom to another। ये हम पढ़ चुके हैं। बात हो रही थी कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसमें सोडियम और क्लोरीन एटम होता है। अब हम ये डिसाइड करेंगे किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो लिखें। सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 10 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1 and chlorine has electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सोडियम के अगर केस देखें तो इसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो क्या है, NS2NP6 इज स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अगर कंपेयर करें इसके साथ तो इसमें से 3s में
जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना होता तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहलाएगी। अब इस फालतू इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से अगर सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, मतलब कि लूज करवा दिया जाए, तो ये स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा। इसीलिए हमने ये डिसाइड करा कि जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है NH2NP6। तो इसीलिए ये पता चला कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज होता है सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। ऐसा क्यों, सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ये डिपेंड करता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया तो क्या बन गया, सोडियम कैटायन 1s2 2s2 2p6। अब इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन बन चुकी है। क्लोरीन का केस देखें, इस क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब 3s2 3p5 स्टेबल कन्फिग्रेशन इज 1ns2 np6। अब इसका 3p5 है, तो 3p5 अगर क्लोरीन को बनना है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करनी है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब कि इसे एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले गेन कर ले तो ये बन जाएगी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो गेन करना है, इसका मतलब इसके ऊपर कितना गेन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए इसके ऊपर आ गया 1 नेगेटिव चार्ज। तो कन्फिग्रेशन क्या बन गई, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गई 3p5 में से 3p6 इसकी कन्फिग्रेशन बन गई। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन देना है, गेन करना है या लूज करना है, वो कैसे डिसाइड करेगा, किस ऑर्बिटल में से। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी में से गेन और लॉस होता है, क्योंकि जो भी अट्रैक्शन होगी एटम की दूसरे एटम के साथ वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ होगी सबसे पहले। और ऐसी एग्जांपल्स क्या है, तो सोडियम का सोडियम कैटायन कैसे बना, क्लोरीन का क्लोरीन एनायन कैसे बना, तो ये हमने समझा। अब ऐसी और एग्जांपल्स हैं KCl पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये सारी ऐसी और एग्जांपल्स हैं, तो आप ये खुद डिसाइड करें कि KCl है, KCl में से K के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। और दूसरा कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ लिया है, अब दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, दोनों में से दिस इज मेटल एंड दिस इज हैलोजन। तो मेटल और हैलोजन का आपको केस पता है, जो हैलोजन है इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू मेटल। इसका मतलब इस क्लोरीन एलिमेंट का जो एबिलिटी है वो क्या है, गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो सकता है एज कंपेयर टू मेटल। तो दूसरे के ऊपर मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, दैट इज वाई जो पोटाशियम है वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके दो रीजन हो जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब आप समझ सकते हैं कि आयंस कैसे बने। दूसरा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप इजीली बिना इस चेक करके आप बता सकते हैं कि जो वेदर पोटाशियम कैन एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वेदर क्लोरीन कैन acquire positive or negative charge. On the basis of electronegativity, if this value of electronegativity is greater than 1.7, then the bond having ionic character. If electronegativity value is less than 1.7, then it has covalent character. तो ये वैल्यू से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन इससे आ जाए, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होगी, तब भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं आता तो आप इसका ट्रेंड पढ़ सकते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है अलॉन्ग पीरियड अलॉन्ग ग्रुप, उसमें से भी आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी, वो अलॉन्ग पीरियड अलॉन्ग ग्रुप अगर आपको ट्रेंड पता है तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे आयन बनते हैं, वो आपने सीखा। कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की समझ लेते हैं। अब सॉलिड सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन फॉर्म मतलब कि लिक्विड फॉर्म या फिर मोल्टन मतलब कि मेल्टेड स्टेट जो होती है, उन दोनों स्टेजेस में, दोनों अगर स्टेट्स होती हैं तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट कर सकते हैं अगर उनका फॉर्म किस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है या फिर मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में अगर बात करें तो उनका जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेम आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो
तो वो अगर सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म में है तो वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन सॉलिड स्टेट दीज आर इंसुलेटर। व्हाई दिस इज सो? रीजन इज कि सॉलिड स्टेट में आपको पता है कि अट्रैक्शंस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एलिमेंट्स, बिटवीन एटम्स, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में क्या है कि अब बात हम किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें रिक्वायरमेंट है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी पॉसिबल हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में हो सकती है? सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में? ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो मोबाइल आयन, इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयंस मोबाइल, उनकी जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो इसी वजह से सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं तो माइग्रेशन ऑफ आयंस टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स कॉजिंग कंडक्टिंग कैपेसिटी। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल हो सकते हैं कुछ सॉल्वेंट्स में, जैसे कि वाटर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट। तो इसमें ज़्यादातर ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। और पॉजिटिव एंड आयंस, नेगेटिव आयंस ऑफ एन आयनिक सब्सटेंसेस आर सराउंडेड बाय शीट ऑफ वाटर। अब आप डायग्राम देखिए। अब डायग्राम में क्या है कि एक आयनिक कंपाउंड है, बाकी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब उस आयनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करवाया जाता है तो सॉल्युबल कैसे हो पाते हैं? एक्चुअल में उसमें केमिकल फिनोमिना क्या है? तो सपोज कीजिए कि जो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है उसका सफियर ये है पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपको पोलैरिटी दिखाई दे रही है वो है आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव सफियर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव आयन है, इसीलिए यहाँ पे जो पोलैरिटी है, अट्रैक्शन है, वो नेगेटिव आयन के साथ है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो पोलैरिटी एनहांस हो जाती है, पोलैरिटी डिवेल्प हो जाती है टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। ऐसे ही इस केस में भी ऐसा ही है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सराउंडेड बाय नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे ही इसमें कहा गया सॉल्युबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज सराउंडेड बाय अ शीट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सच अ वे, इस तरह से दैट ऑक्सीजन, अब नेगेटिव चार्ज वाटर H2O है, तो नेगेटिव चार्ज किसका है? ऑक्सीजन का। तो इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन नेगेटिव एंड ऑफ वाटर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स केटायन, मतलब एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स आयन। अब इसमें क्या है? ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इट वुड एक्वायर, वो कहाँ फटाफट चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास। ऐसे जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास चला। देखिए पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के पास है, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है। अब अट्रैक्शन हो रही है, बॉन्डिंग बन रही है, इसी की वजह से वो सॉल्युबल होता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड इसी की वजह से सॉल्युबल होता है इन वाटर। अब ऐसे ही सॉल्वेंट लाइक वाटर इज नोन एज पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलैरिटी डिवेल्प कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर सॉल्वेंट है इसे हम पोलर सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये टॉपिक भी है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं लिख रही हूँ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। व्हाई? अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का हाई तभी होता है क्योंकि मेल्टिंग करने के लिए, बॉइलिंग करने के लिए हमें उस आयनिक कंपाउंड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब कि बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, उस बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि मेहनत का मतलब
amount of energy is required high to overcome such electrostatic forces. अगर आप सीधा सीधा आंसर बना सकते हैं कि अगर हाई की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उन आयनिक कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड हाई एनर्जी. That is why melting point and boiling point is high. Due to strong electrostatic forces between ionic compounds, high energy required to overcome such electrostatic forces. Therefore, melting point and boiling point of ionic compounds are high. तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स का, वो है आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई का मतलब आयंस का रेडियाई. अब आयंस का रेडियस, आयनिक रेडियाई का फॉर्मूला क्या हो सकता है? जो अब आयन कैसे बनते हैं? सपोज एक एटम, जो आयनिक सब्सटेंस है ए बी, जिसमें ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब इस एटम का रेडियस ले लें और दूसरे एटम का रेडियस ले लें. अब इन दोनों रेडियस को प्लस कर दें, वो क्या बन जाएगा? आयनिक रेडियाई. आयनिक सब्सटेंस ए बी इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा? ए बी रिटन बाय सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, सपोज कीजिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन दिया गया है. यहाँ पे दिस इज रेडियस ऑफ एनायन और कैटायन, यहाँ तक इसका रेडियस है. तो ये दोनों का जो ये पूरा मेजरमेंट होगा उसे हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ आयनिक कंपाउंड. जैसे कि यहाँ पे ये जो रेडियस है, यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ एनायन या कैटायन है. तो यहाँ तक का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ एनायन होगा. तो दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ आयनिक कंपाउंड. अब एक और डेफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होते हैं? आप इसकी डेफिनेशन इसी की नेम से बना सकते हैं. आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. पेयर का मतलब पेयर, ऐसा पेयर जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो, ऐसा पेयर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उस पेयर को आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बोलते हैं. अब पेयर ऑफ आयंस, किसका पेयर? पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसीलिए डेफिनेशन में बोला है इफ पेयर हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन then that pair is known as isoelectronic pair. For example, sodium fluoride, potassium chloride. इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम होंगे. सेम कैसे? अब दोनों का अगर नंबर ऑफ पोटाशियम और इसका क्लोरीन एनायन का देखेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ कैटायन को अब पोटाशियम है, इसका Z होता है 19, मतलब कि एटॉमिक नंबर 19. अब इसका कैटायन बनता है तो कैटायन बन गया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 18 रह गए. क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का Z एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है. ये एनायन बनाता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 18 आ गए. तो इसका मतलब ये पेयर क्या बन गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर. रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव न्यू. अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस पे डेफिनेशन आ जाती है या फिर इस पे ट्रेंड आ जाता है. ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए होंगे, आपको बताना है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर, और या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने के लिए आ जाते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड आयनिक रेडियाई. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे लिखते हैं? Z स्टार के साथ. आयनिक रेडियाई को कैसे लिखते हैं? RA या फिर RB के साथ. अब एज्यूम कर लीजिए दो आयंस हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब A पॉजिटिव और B नेगेटिव में दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो इस रिलेशन सीधा सीधा मैं बता दूं कि रेडियस ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगर RA पॉजिटिव की बात कर रही हूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जितना ज्यादा, अब यहाँ पे आप समझ लें, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना कम उसका रेडियस होगा, आयनिक रेडियस होगा. जितना कम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका
आयनिक रेडियाई होगा। अब ये कैसे? अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का कितना फोकस है उसके वैलेंस शेल के ऊपर, ताकि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सके। अब वो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो उसका रेडियस, साइज उसका ज्यादा होगा। ठीक है, साइज ज्यादा कम होगा अगर उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो ये ट्रेंड आपको, इसका रिलेशन आप इसमें समझ सकते हैं। And in isoelectronic system of ions, anion with largest charge, अब ये बात आप समझ लें, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर है, अगर उसमें एनायन है, जो एनायन जिसका लार्जेस्ट चार्ज होगा, जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका आयनिक रेडियाई होगा। दूसरी बात, अगर कोई कैटायन है उसमें से, कैटायन का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका आयनिक रेडियाई कम होगा। कैटायन जो है उसका आयनिक रेडियाई कम होगा विद लार्ज चार्ज। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड बताया गया है, इससे आपको इन दोनों लाइन का मतलब समझ आ जाएगा। अब रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, इसका जो रेडियस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन विद, यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों को, बाकी सारा भूल जाइए, इन दोनों को कंपेयर करिए। जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, वो ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू 1 नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका आयनिक रेडियाई होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करें। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों में से चार्ज किसका ज्यादा? चार्ज आप देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नीट्यूड मत देखें। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें ज्यादा है? चार्ज किसका ज्यादा है? जिसपे नेगेटिव चार्ज है। इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका आयनिक रेडियाई भी ज्यादा होगा। अब इसे भूल जाइए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करना है, अब जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे उस टाइम नेगेटिव चार्ज थे, दोनों ही नेगेटिव चार्ज, एक के पास 2 नेगेटिव चार्ज, एक के पास 1 नेगेटिव चार्ज था। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज था। इनमें तो आपको इजीली पता चल जाएगा, जिसका नेगेटिव चार्ज है उसी का इलेक्ट्रॉन आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अब इन दोनों को कंपैरिजन का बेसिस देखिए। पॉजिटिव चार्ज है दोनों के पास, लेकिन एक के पास 1 पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास 2 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का केस क्या था? जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा आयनिक रेडियाई। कम पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? सोडियम के पास, इसीलिए इसका आयनिक रेडियाई एज कंपेयर टू दिस ज्यादा है। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखें, दोनों में अब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में एक पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके दूसरे के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के पास किसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज तो इसका ज्यादा है। लेकिन ट्रेंड बोलता है कि जिसका पॉजिटिव चार्ज कम उसका आयनिक रेडियाई ज्यादा, इसीलिए इसका आयनिक रेडियाई ज्यादा है। ये ट्रेंड, ऐसे ट्रेंड के बेसिस पे पक्का 100% श्योर क्वेश्चन आता है। इनमें एलिमेंट्स चेंज हो, आई मीन टू से आयन्स चेंज हो सकते हैं, बट ट्रेंड यही सेम है। कंसेप्ट, ये 2 लाइनों का मतलब समझ लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे आप लिख लें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव में अगर देखना है तो दोनों में जिसका चार्ज जितना ज्यादा होएगा उतना उसका जो आयनिक रेडियाई है वो उतना ज्यादा होगा। अगर पॉजिटिव के बीच में देख रहे हैं, जिसका जितना चार्ज कम होगा उतना उसका रेडियाई क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव में देख रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ सीधा इसी का रेडियाई ज्यादा होगा। पॉजिटिव का तो आप भूल ही जाइए, चाहे कितना भी पॉजिटिव है, नेगेटिव का केस हमेशा ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटायन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू अनायन। कैटायन स्मॉल होता है एज कंपेयर टू अनायन, ऐसा क्यों? अब कैटायन जो है, कैटायन बना कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ऐसा आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो टॉपिक था वहां पे मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज होते हैं उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका उतना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। अब कैटायन कैसे बना? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना उस आयन का साइज कम होता है, ये हमने पढ़ा है।
एनाइन की बात करें, एनाइन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएंगे उतने ज़्यादा उसका जो न्यूक्लियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने आपको क्लासरूम का जो एग्जांपल समझाया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, टीचर का उतना फोकस कम होता जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस का फोकस कम होता जाएगा। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका मतलब आयनिक साइज भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब effective nuclear charge felt by valence electron is more for cation as compared to anion due to greater attraction from the nucleus of cation is therefore cation is smaller as compared to anion। ये टॉपिक खत्म। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसमें कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन किन के बीच में होती है? दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में होती है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? उसके साथ कितने हैं, कितने नंबर उसका साथ दे रहे हैं, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं। 7 की 7 बॉल्स को आप एक लाइन में जोड़ दीजिए। सारी की सारी ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल व्हाइट बॉल है, ठीक है, या फिर सारी की सारी व्हाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है। 1 2 3 ये तीनों व्हाइट बॉल्स हैं, ये तीनों व्हाइट बॉल्स हैं। ये जो मैंने डार्क करके रखी हुई है सपोज कर लीजिए ब्लैक बॉल है। अब हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे कि इस बॉल के एडजेसेंट पोजीशन पे कितनी बॉल्स पड़ी हैं। तो एडजेसेंट पोजीशन का मतलब है बिल्कुल उसके साथ कितनी उसके साथ जुड़ रही हैं, उसका साथ दे रही हैं, तो वो होंगे, वो उसको काउंट कीजिए, वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस ब्लैक बॉल के बिल्कुल साथ कितनी बॉल्स हैं? एक तो ये रही 1 नंबर जिसमें मैंने डाला है, 2 नंबर जिसमें मैंने डाला, ये बिल्कुल इसके साथ है। अगर हम इन दोनों के अलावा अगर बाकी ढूंढे तो ऊपर इसके कोई भी बॉल नहीं है, नीचे इसके कोई भी बॉल नहीं है। जो ये बॉल है ये जो बॉल है इस बॉल के साथ नहीं है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, ये तो इस बॉल के साथ है। इसलिए इस बॉल के एडजेसेंट पोजीशन का मतलब होता है बिल्कुल इसके साथ जुड़ी होने वाली बॉल्स। तो इसके साथ कितनी है? एक तो ये रही, एक तो ये रही, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं, तो ये केस भी खत्म, ये दोनों केस भी खत्म। तो बाकी कितनी बॉल बची जो इसके बिल्कुल साथ है? 1 2। तो इसका मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस ब्लैक बॉल इज 2। अब आते हैं डेफिनेशन पे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर आयन। अब पर्टिकुलर एक आयन के आसपास कितने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन सराउंडिंग पोजीशन पे हैं, उतना ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल साइनाइड का देख लें, Cn, इसमें ये है एक और दूसरे 2 एटम्स अपोजिट चार्जेस के साथ। अब ये मैंने आपको दूर दूर दिखाया है, ये सिर्फ एक डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये दूर दूर नहीं है, ये इस बॉल के बिल्कुल साथ हैं। तो इस एटम के बिल्कुल साथ हैं, तो इसके साथ कितने हैं? 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अब हम बात कर लें इसकी पोजीशन। अगर मिथाइल का केस, सपोज कीजिए हम मिथाइल का केस ले रहे हैं। मिथाइल के जो इसमें कार्बन, ये सेंटर पोजीशन पे ये है कार्बन। कार्बन के साथ कितने एडजेसेंट पोजीशन पे कितने अपोजिटली चार्ज, कार्बन के अपोजिट पोजीशन पे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एटम्स हैं, 4 आयंस हैं, तो 4 है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। उसका ज्योमेट्री कितना है? टेट्राहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बॉल की एग्जांपल से इजीली समझ आ जाएगा। अगर डायरेक्ट मैं ये बताती तो आपको इजीली समझ ना आता, डेफिनेशन से भी इजीली समझ नहीं आता, लेकिन आप बॉल की एग्जांपल को इमेजिन करिए। इस इमेजिनेशन के साथ आप इसको आयन के साथ कंपेयर करके इसकी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का मैंने हमेशा आपको बोला कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि डेफिनेशन जो बनानी है वो इसके नाम के पीछे ही छुपी होती है। रेडियस रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो किसका ढूंढना है हमने? रेडियस का। रेडियस किसका? एक कैटायन का, एक एनायन का। अब दोनों का रेशियो ले लें, इज नोन एज रेडियस रेशियो। अब इसी की डेफिनेशन बना दें, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशियो। जैसे कि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन
रेडियस ऑफ ए कैटायन इज डिनोटेड एज आर ए पॉजिटिव, रेडियस ऑफ एनायन इज डिनोटेड बाय आर बी नेगेटिव। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रेडियस रेशियो। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रेडियस रेशियो से हमें क्या पता चलता है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? इट गिव्स ज्योमेट्रिकल शेप। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक्चुअल में किसी भी एटम के लिए उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा। वो ट्रायंगुलर शेप होगी, वो क्यूबिक शेप होगी, वो टेट्राहेड्रल होगी, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर उसका होगा। ये ढूंढने के लिए रेडियस रेशियो हमें हेल्पफुल है। इट इज मैथमेटिकल फिनोमिना। चौथी चीज वो है यूनिट। यूनिट जहां पे रेशियो आ जाती है वहां पे कोई भी यूनिट नहीं होती है। दूसरा रीजन, रेडियस जो है सपोज कर लीजिए मीटर में है, तो रेडियस ऑफ एनायन भी मीटर में होगा। मीटर इज और मीटर सेम यूनिट है, तो इसका मतलब कोई यूनिट नहीं आएगी। डायमेंशनलेस, कोई भी इसकी यूनिट नहीं, सॉरी डायमेंशनलेस, इसका यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस। अब एक टेबल है, टेबल से कुछ समझ लें। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है उन आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर होता है ट्राइंगुलर। ये हमें पता है। 3 का मतलब क्या है? 3 कोने, 3 कॉर्नर्स, तो ट्रायंगुलर शेप होती है। तो इनका रेडियस रेशियो किस किस के बीच में आता है? वो लिमिट है 0.155 से लेकर 0.225। तो इसके बीच में अगर रेडियस रेशियो आता है तो उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल बोरोनाइट्राइड। अगला, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 आता है, 4 का मतलब क्या है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और उसका रेडियस रेशियो अगर हमें एक न्यूमेरिकल, एक्चुअली जनरली हमारे पास ना एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं रेडियस रेशियो के बेसिस पे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप रेडियस रेशियो फाइंड करें। रेडियस रेशियो आप निकाल लेंगे, लेकिन उस जो रेडियस रेशियो का रिजल्ट आएगा आप इन लिमिट्स में से आप फाइंड करेंगे कि किस पे वो लिमिट, किस लिमिट के बीच में वो नंबर लाई करता है। उसी के बेसिस पे आप उसका ज्योमेट्री बता सकते हो। तो अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ इसकी लिमिट किसके बीच में रेडियस रेशियो फॉल करेगा? वो है 0.414 से लेकर 0.732, 155 से लेकर 255, 255 से लेकर 414, 414 से लेकर 732, 732 से लेकर 1। तो 732 से लेकर 1 का जो ज्योमेट्री होगा वो होगा क्यूबिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल सीजियम क्लोराइड। तो ये आप याद रखें, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है सीरीज में, तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर आप अपने आप पता कर सकते हो। तो ये तो रहा छोटा सा टॉपिक रेडियस रेशियो के ऊपर। अगला है हमारे पास लैटिस एनर्जी। इंपॉर्टेंट है। इस लैटिस एनर्जी के टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। लैटिस एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच एल। एल स्टैंड्स फॉर लैटिस एनर्जी। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कब होगी? व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। 1 मोल, किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल फॉर्मेशन में जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना उसका क्या होगा, उससे बोलेंगे उसकी लैटिस एनर्जी। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर समझें, फॉर एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। सोडियम आयन कटायन इन गैसियस फॉर्म्स, क्लोराइड आयन क्लोराइड अनायन इन गैसियस फॉर्मेशन इज सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। तो हीट कितना चेंज हुआ इज नोन एज लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच एल, ब्रैकेट में है सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम बात करें सोडियम, अगर सॉलिड फॉर्म में बात करें कि सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो, और 1/2 हाफ मोल ऑफ यूज्ड क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म, तो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड बना, तो हीट चेंज इसका कितना हो, उस हीट चेंज को बोलेंगे हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ। तो इन दोनों में डिफरेंस समझें। डिफरेंस क्या है? कैटायनिक फॉर्म, यहाँ पे है एलिमेंटल फॉर्म। तो ये क्या है? गैसियस फॉर्म, और ये क्या है? सॉलिड फॉर्म। इसका कंपैरिजन आप ध्यान रखें, कौन सी लैटिस एनर्जी, कौन सी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। कैलकुलेशन, अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकें, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, दूसरा मेथड है बोर्न-हाइपर साइकिल, एंड दिस बोर्न-हाइपर साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल जो है वो एक थ्योरेटिकल मेथड था, थ्योरेटिकल अप्रोच थी, और ये जो मॉडल है किस चीज के ऊपर बेस्ड था, ये माना जाता था, ये एज्यूम किया जाता था
कि जो बॉन्ड है इट इज होली आयनिक इन द क्रिस्टल, कि बॉन्ड पूरा का पूरा आयनिक है, 100% आयनिक है। इस एजम्पशन के ऊपर हम इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच के ऊपर इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला काउंट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल है, इसे फॉर्मूला के साथ हम काउंट कर सकते हैं कितनी लैटिस एनर्जी है। लैटिस एनर्जी डिनोटेड बाय यू इज, इसका फॉर्मूला क्या है, -1.389 × 10⁻⁴ ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव अपॉन ए n-1/n किलो जूल पर मोल में इसे हम काउंट करते हैं। अब इसे यूज करें इन एग्जाम्पल मतलब कि एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। कैलकुलेट लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जिसकी ए वैल्यू, एज लेंथ जो है वो है 276 पिकोमीटर और ए वैल्यू है 1.748, एन वैल्यू 9.1। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, काउंट करें, तो आपको जो लैटिस एनर्जी है वो आपको मिल जाएगी इन किलो जूल पर मोल में। ये तो रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। दूसरा जो मॉडल है वो है, दूसरा मॉडल है बोर्न हेबर साइकिल मॉडल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं आपको, ये स्टेप वाइज चलता है कैसे। सबसे पहले जो सोडियम की सॉलिड फॉर्म है उसे चेंज किया जाता है गैशियस फॉर्म में। अब किसी सॉलिड फॉर्म को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट स्टेप इज सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड सोडियम। क्या था, सोडियम सॉलिड फॉर्म में इज कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म। इसके स्टेप्स को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पहला स्टेप क्या था, सब्लिमेशन करा। सब्लिमेशन भी समझने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले सोडियम की सॉलिड फॉर्म को चेंज करा गैशियस फॉर्म में। उस फिनोमिना को हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी है, वो क्या होता है, सब्लिमेशन। किसकी कर रहे हैं, सोडियम की, इसीलिए बोला सोडियम, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। और इसकी हीट को क्या, एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसे डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा एच एस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, ये हमें दी गई होगी या हम कैलकुलेट कर सकते हैं 108 पॉजिटिव में। सेकंड स्टेप, अब उस गैशियस फॉर्म के बनाएंगे आयंस। अब इस गैशियस फॉर्म ऑफ सोडियम को कन्वर्ट करेंगे आयन में। अब उस आयन को चेंज करेंगे। अब आयन कैसे बनेगा, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज बनेगा या फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि वो लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, अगर उस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया जाए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost electron from this sodium is known as ionization energy। उस फिनोमिना को तो हम ionization energy बोलते हैं, इसीलिए हमने बोला formation of sodium ion in the gaseous state, this is known as ionization energy of sodium, denoted by I of sodium is equal to plus 495 किलोजूल पर मोल। अब आयन बन गए, अब सोडियम का काम खत्म, क्लोरीन का स्टार्ट। क्लोरीन जो गैशियस, क्लोरीन तो पहले ही गैशियस फॉर्म में है, अब लेकिन ये है Cl2 फॉर्म में, डायटोमिक। अब इसे सिंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा। क्लोरीन प्लस क्लोरीन को डिसोसिएट करेंगे एलिमेंटल सिंगल फॉर्म में, तो तोड़ेंगे बॉन्ड को, डिसोसिएट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन। अब डिसोसिएशन को की एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिनोटेड बाय डेल्टा एच डी। लेकिन इसके आगे हाफ क्यों लगाया, क्योंकि हमने हाफ को कन्वर्ट करा है सिंगल फॉर्म में, इसलिए जितनी इसकी टोटल एनर्जी होगी, हीट ऑफ डिसोसिएशन होगी, उसका हम हाफ करेंगे, इसलिए हमने 242 का हाफ करा, प्लस 121 किलोजूल पर मोल में उसकी एनर्जी वैल्यू आई। चलो डिसोसिएट हो गया, लेकिन अब इसको क्या करना है, हमें आयनिक फॉर्म में चेंज करना है। आयनिक फॉर्म में चेंज करना है तो, लेकिन इस बार आयनिक फॉर्म कौन सी चाहिए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बनेगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज डिनोटेड बाय EA ऑफ क्लोरीन इज कैलकुलेटेड एज -348। पहला स्टेप क्या था, सब्लिमेशन करा था। दूसरा स्टेप क्या था, उसके आयन बनाए, ये काम खत्म। क्लोरीन को भी आयन बनाना था, लेकिन वो पहले गैशियस फॉर्म में थी, इसलिए सब्लिमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें Cl2 लिखा हुआ है, ऐसे सिंगल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें डिसोसिएशन करना पड़ा, इसीलिए उसके बाद का स्टेप क्या होगा, गैशियस तो पहले ही है, आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड। गैशियस आयन से सोडियम कैसे करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, गैशियस फॉर्म इसकी, गैशियस फॉर्म इसकी, दोनों को कन्वर्ट ऐड कर दीजिए। अब दोनों को ऐड करना है, मतलब कि फॉर्मेशन करनी है, मतलब कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी जब 1 मोल बनेगा उस आयनिक कंपाउंड का।
1 मोल बनाने के लिए वो एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा एच एल। इसे तो हमें फाइंड करना है, टू बी फाइंड। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये तो एलिमेंटल फॉर्म थी, अब इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब इसके आयनिक फॉर्म से सॉलिड में हमें एलिमेंटल फॉर्म में हमने चेंज करा। वो कैसे चेंज करा, सारी की सारी जो वैल्यूज थी एनर्जी की उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे, अब क्या करा था हमने, फॉर्मेशन किसकी करी थी, हमने फॉर्मेशन करी थी सॉलिड फॉर्म की। तो इस हीट को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू -411 किलो जूल पर मोल। इसीलिए मैंने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन में हीट ऑफ फॉर्मेशन को कंसीडर करा था। तो आप इन स्टेप्स को रिवाइज करें। कैसे रिवाइज करें, आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले सोडियम की सॉलिड फॉर्म को गैसियस में चेंज करा, फिर उसे आयन बनाया, फिर उसके बाद क्लोरीन की बारी। क्लोरीन को तो पहले ही गैसियस फॉर्म में है, इसलिए सब्लिमेशन नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बनाने हैं अब आयन। आयन बनाने से पहले इसका हमें सिंगल करना पड़ेगा, फिर हमने आयन बनाए, फिर हमने दोनों को ऐड करा। तो लेकिन इस गैसियस फॉर्म में क्या है, हम गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया हमने सॉलिड फॉर्म में, इसलिए वहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बना। इसमें से एक चीज हमें फाइंड करनी है, टू बी फाइंड, दैट इज लैटिस एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो लैटिस एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, सारी एनर्जी का सम। अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाऊं, ये क्या था, फॉर्मेशन का क्या था, 1 2 3 4 5 सारे के सारे स्टेप्स को ऐड करना, वही हम कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज सम ऑफ दीज ऑल एनर्जी वैल्यूज। हमें लेकिन ये तो पता है, हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा एच एल। ये फाइंड करने के लिए हमें इसे एक तरफ रखा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले गए। तो इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लैटिस एनर्जी। दिस इज नोन एज बोर्न-हेबर साइकिल। बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिक फॉर्म। इसी बोर्न-हेबर साइकिल को साइक्लिक फॉर्म में दिखाया गया है ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। सबसे पहले क्या था, हमने क्या करा था, सब्लिमेशन करी थी, सॉलिड फॉर्म को गैसियस फॉर्म में चेंज करा। उसके बाद उसके आयंस बनाए, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद क्या करा था, ये तो होगा सोडियम की बात। उसके बाद क्लोरीन को गैसियस फॉर्म में ना कन्वर्ट करके डिसोसिएट करा। उसके बाद उसके आयन बनाए, आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद इन दोनों को क्या करा, जोड़ने के लिए गैसियस फॉर्म में क्या करा, ये इसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। अब इसका मतलब क्या करा, सॉलिड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे स्टेप में से गुजर के हमें पूरा प्रोडक्ट मिलता है। तो एक प्रोडक्ट मिलने के लिए हमें इतने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं, ये दिस इज नोन एज मैकेनिज्म एक्चुअली। नेक्स्ट, ट्रेंड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, स्मॉलर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लार्जर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द आयंस। जितना ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी। मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस का आपस में जितना ज्यादा वो दूर होंगे उतनी उनमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, जितना वो क्लोज होंगे उसमें उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी। दो इंसान अगर दोनों आप क्लोज हैं एक दूसरे के साथ तभी वो अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। अगर वो दूर दूर है तो अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते मतलब अट्रैक्शन नहीं हो सकती, मतलब कि बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इसी का मतलब स्मॉलर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जितनी उनमें दूरी कम है उतने ज्यादा उनमें अच्छी बॉन्डिंग है। तो ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल लिथियम फ्लोराइड, इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड, एज कंपेयर टू पोटाशियम फ्लोराइड। उसके बाद अब ऐसा क्यों, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसका रीजन नहीं बताया। लिथियम और फ्लोराइड इन दोनों का साइज कंपेयर कीजिए, न्यूक्लियस दोनों के इतना साइज का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इनमें अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। सोडियम और फ्लोरीन का जो साइज कंपेयर करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड। इसका कंपेयर करेंगे तो बॉन्डिंग बिल्कुल ही अलग है एज कंपेयर टू बोथ दीज, इसीलिए ये ट्रेंड ऐसे लिखा गया। आयंस विद हायर चार्जेस, जितना ज्यादा आयन के ऊपर चार्जेस होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी देन विद लोअर चार्ज। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। चार्ज किस पे ज्यादा, चार्ज कैसे, जैसे कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2, एज कंपेयर टू सोडियम पॉजिटिव। किसमें ज्यादा चार्ज है, इसमें, इसीलिए इसकी लैटिस एनर्जी इसके कंपेरेटिव ज्यादा है। AlCl3, आपको पता है ये 3 कहां से आया, इसके 3 पॉजिटिव पे से, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। AlCl3 इज लार्ज
हैविंग लार्ज लैटिस एनर्जी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आ जाता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी का मतलब किसी चीज में कोई कितना सॉल्युबल है, वो उसकी हो जाती है सॉल्युबिलिटी। इट इज एन, अब वो सॉल्युबल कैसे होता है, अगर अब आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट का तो पता होगा। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने एक फनल रखी, फनल में हमने क्या करा, इसमें हमने डाल दिया पानी, ठीक है, पानी में हम डाल रहे हैं शुगर। तो ये शुगर क्या है, शुगर को हम डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, तो शुगर क्या है, सोल्यूट, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं। जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर, वो क्या है हमारा सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट। इससे भी अच्छा समझना चाहें, जिसके लेटर्स कम है वो क्या है सोल्यूट, जिसके लेटर ज्यादा है वो है ज्यादा अमाउंट में। ये ट्रिक है याद रखने की। तो अब बात कर रहे थे हम सॉल्युबिलिटी की। जो शुगर है वो वाटर में कितना सॉल्युबल है इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। अब वो कैसे सॉल्युबल है, अगर उनमें इंटरेक्शंस होंगी। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विच मेक अप एन आयनिक सॉलिड। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। अब सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें, इफ वाटर इज इन्वॉल्व्ड एज सॉल्वेंट सिस्टम, अगर वाटर सॉल्वेंट सिस्टम में है तो ठीक है सॉल्वेशन एनर्जी, अदरवाइज उस हाइड्रेशन एनर्जी को बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। लेकिन ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन बनी है फ्रॉम वाटर से। हाइड्रेशन एनर्जी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अमाउंट ऑफ एनर्जी कब रिलीज हुआ, जब व्हेन अ मोल ऑफ गैशियस आयन डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एक मोल गैशियस आयन का उस वाटर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व हुआ है, उस टाइम एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी को बोलेंगे हाइड्रेशन। मैंने बोला था हाइड्रेशन का मतलब वाटर के साथ रिलेटेड है। एग्जाम्पल, डिजॉल्विंग प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अब सोडियम क्लोराइड के आपको पता है, लैब में आपने देखे होंगे पैलेट्स होते हैं। अब उसको अगर आप डिजॉल्व करोगे वाटर में, तो आप स्टरिंग करोगे तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है सॉलिड फॉर्म में है। जब स्टरिंग करोगे तो इन दोनों के बन जाएंगे आयंस। आयन बने, इसका मतलब उसमें क्या इन्वॉल्व है, लैटिस एनर्जी। अब इसमें दोनों में से दोनों का इंटरेक्शन वाटर के साथ होगा जो सॉल्वेंट है, इसका भी होगा इसका भी होगा। अब इसकी बन जाएगी एक्वस फॉर्म, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन किसकी, सोडियम आयन की। अब क्लोरीन इंटरेक्ट करेगा विद वाटर तो ये क्या बन जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन। टोटल करोगे, टोटल क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन पूरा। अब सोल्यूशन बन जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज नोन एज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन बन जाएगा तो इसका मतलब जो भी इसकी एनर्जी होगी वो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन होगी। आपको पता होगा जब भी आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब कि वो बीकर गर्म हो जाता है, तो वो एनर्जी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। नेक्स्ट, साइक्लिक डायग्राम। जैसे कि हमने जो हमने ये टेबल बनाया था जिसको बोल रहे थे हम बोन हैबर साइकिल, वैसे ही हमने इससे भी साइक्लिक फॉर्म में दिखाया है। अब सोडियम क्लोराइड है, इसको अब देखिए सोडियम क्लोराइड, अब इसके क्या बने, सॉलिड फॉर्म में थी, ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड के बनाए गैशियस फॉर्म बन गए, उसके बाद एक्वस फॉर्म। इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस जो है हाइड्रेशन एनर्जी, ये आपको बताए गए हैं लैटिस फॉर्म। दिस इज नोन एज टोटल जो बने हैं एक्वस फॉर्म, दिस इज नोन एज सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। अब ये कैसे हुए, फर्स्ट सेकंड तीनों स्टेप जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन फर्स्ट स्टेप द आयंस इन द सॉलिड्स आर सेपरेटेड टू गैशियस फॉर्म which requires input of energy equal to lattice energy. This heat is called lattice dissociation energy. It is having positive value. In second step, the separated gaseous ion are hydrated by water molecules. Water molecule के साथ attraction होगी cation की भी anion की भी. Enthalpy of solution is the difference between the lattice energy and the hydration energy. It is energy. Actual में energy of enthalpy of solution है क्या? It is energy change. कितना energy change हुआ? Associated किसके साथ associated है? Dissolution of 1 mole of ionic solid in a water to give a solution of infinite dilution given by this formula. Difference between hydration and lattice energy. Next, कुछ पॉइंट्स हैं. Lattice energy is large for small ions of high charge. हाई चार्ज वाले जो आयंस होते हैं, जो साइज स्मॉल होता है, उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है. Salts in which both anions and cations are singly charged are generally soluble.
सॉल्ट्स जो होते हैं, कटायंस हो एनायन हो, अगर उन पे सिंगल चार्ज की बजाय मल्टीपल चार्जेस होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल्स। लेकिन ये सभी के लिए नहीं होता। आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिन कटायन और एनायन पे सिंगल चार्ज होता है वो जनरली सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, और वो वाटर में इजीली सॉल्युबल भी है। अगर बात करें हम सोल्ट्स की जिनका मल्टीपल चार्जेस होते हैं, अब मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो जनरली इनसॉल्युबल, जनरली नॉट पर्टिकुलर। Salts with degree of covalency having low solubility in water, degree of covalency having low solubility, easily soluble नहीं होते, partially soluble होते हैं। अब ये टॉपिक्स करने के बाद हम करें कुछ एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, प्रिडिक्ट द बॉन्ड नेचर बिटवीन टू बॉन्डेड आइटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कार्बन सल्फाइड, कार्बन और सल्फर की बात करें तो इनमें कोवेलेंट नेचर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए कोवेलेंट नेचर है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो लेस देन 1.7 है। लेस देन के लिए मैंने आपको बताया था कोवेलेंट नेचर है। सोडियम फ्लोराइड की अगर बात करें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1.7, तो इसलिए इसका नेचर आयनिक है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन। बेंजीन में सोडियम क्लोराइड इजीली सॉल्युबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। वो नॉन पोलर और पोलर का मैंने आपको बताया था कि जहां पे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, पोलैरिटी वाटर की दिखाई थी कि जो आयनिक कंपाउंड इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्जेस ऑफ वाटर, वही केसेस में है कि जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है एंड कैनॉट सॉल्वेट, इतनी इजीली वो सॉल्वेट नहीं कर सकता जैसा कि वाटर कर सकता है। प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर, अब वही मैंने आपको बात बोली थी कि न्यूमेरिकल आ सकता है, वही आया है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन in calcium oxide crystal and also its crystal structure if ionic radii for calcium or oxide ion given। रेडियस रेशियो कैसे आपको फाइंड करना है? आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने के लिए उसके साथ साथ आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस रेशियो, दोनों को डिवाइड कीजिए, वैल्यू देखिए। अब ये जो वैल्यू है किस किस के बीच में लाई करती है, 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। इजीली बस आपको वो लिमिट्स याद होनी चाहिए। राइट डाउन द बोन हाइबर साइकिल ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के लिए क्या है, बेरियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन जो होता है वो गैशियस फॉर्म में होता है। अब इस सॉलिड फॉर्म को सब्लाइम करिए, गैशियस फॉर्म में ले आइए, उसके बाद इसके आयंस बना दीजिए। क्लोरीन के तो पहले ही बने होते हैं, वो सेम प्रोसेस जैसा कि हमने सोडियम क्लोराइड में किया था, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अरेंज द आयनिक कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले हमें वो लिखना हो जिसका सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी हो। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा, साइज के ऊपर देखिए। अब लिथियम तो सेम है सभी केसेस में, बाकी क्या बचे, हैलोजन्स। हैलोजन में जिसका साइज कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इन सभी में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी है, लिथियम की सबसे पहले आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, क्लोरीन की, फिर क्लोरीन आ गया। उससे कम किसकी है, आयोडीन की, ब्रोमीन की, सॉरी। उसके कम कितनी है, आयोडीन की, इसीलिए वो ट्रेंड बन गया। लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज एज आयनिक साइज डिक्रीजेज। दूसरा रीजन इसमें दो रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा रीजन ये बताया गया है कि अनायनिक साइज डिक्रीजेज। अनायनिक कौन सा है, अनायन कौन से है, ये वाले। जितना साइज अनायन का कम होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी फॉर पोटाशियम क्लोराइड इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर पोटाशियम एंड क्लोराइड आयन वो भी गिवन है। आपको फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि ये सेम आयन के लिए है। अब इसमें से आपको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन माइनस लैटिस एनर्जी। लेकिन सबसे पहले आपको लैटिस एनर्जी तो आपको गिवन है, हाइड्रेशन में आपको फाइंड कैसे करेंगे, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर इन टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में। पॉजिटिव से आपको क्या पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी पोटाशियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, वो वीकर ठंडा हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा।
विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड का या फिर सोडियम आयोडाइड का। दो वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स इट इन्वॉल्व टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन, ये मैंने आपको बताई थी। एंड अलो द फ्री मूवमेंट ऑफ आयन्स इन लिक्विड स्टेट। अब जितना ज्यादा स्मॉल आयन होगा उतना उनमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी। अनायन किसका ज्यादा, साइज किसका कम है, इन दोनों में से साइज कम है हमारा क्लोराइड का, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, आयनिक आयोडाइड हैज लार्ज रेडियस एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड में अगर देखें, पोटाशियम हैज हाई आयनिक रेडियस, सो सोडियम क्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सप्लेन द रीजन आयनिक रेडियस ऑफ हाइड्राइड आयन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, ऐसा क्यों? दोनों को में डिफरेंस क्या है, किस चीज का? दोनों में डिफरेंस है न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा होगा, जिसका साइज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो इस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब इस पे ज्यादा है तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका साइज कम है, इस साइज कम है मतलब कि आयनिक रेडियाई कम है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म। अब यहाँ पे आपने जो भी डिस्कस किया है इसे आप वीडियो देखें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं और इसे 1 बाय 1 रिवाइज करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल कुछ भी आपको डाउट होता है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं उससे जल्दी से जल्दी सॉल्व करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो भी विदाउट एनी डिले हम आपको अपलोड करके देंगे। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपका टाइम सेव करती है, आपके लिए अगर किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनका टाइम भी सेव हो सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दिसंबर में, तो आप इसकी प्रेपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दें, नोट्स बनाने स्टार्ट करें और हमारा चैनल देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो की वेट करें। वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और 1-3 थी कि जो वीडियो हमने अभी कुछ दिन पहले अपलोड करी थी वो भी है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और आज ये वीडियो आ गई है, बहुत दिनों से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप 131 के ऊपर वीडियो अपलोड करें, तो इसलिए हमने इस पर वीडियो अपलोड करी है। तो देखते हैं हमारा चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।